Okay, so today our topic will be micronutrients. कल हमने macronutrients के बारे में किया था. आज हम micronutrients के बारे में करेंगे जिसमें vitamins and minerals cover होते हैं. So basically आज के टॉपिक में हम अंडरस्टैंड या कवर करेंगे. इट इज नॉट मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज मोर ऑफ नॉलेज गेनिंग विच टेल्स कि एक पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल का क्या एक फंक्शन होता है और वो कौन सी चीजों में, कौन सी हमारी बॉडी की फंक्शंस में यूज होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स वी फील, कितनी क्वांटिटी में हमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना चाहिए और कौन से फूड सोर्सेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं. So what you can do is you can make a table like this wherein you put a vitamin and mineral ka name, then you put RDA. ओके, आरडीए मीन्स रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एज इन आपको कितनी क्वांटिटी में वो विटामिन चाहिए. देन यू कैन राइट द फंक्शंस. ओके, फंक्शंस एज इन अगर वो एक पर्टिकुलर विटामिन हमें कौन सी बॉडी में हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन साइंस एंड सिम्टम्स, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो वीकनेस, टायर्डनेस, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है. एंड लास्टली वी शो सोर्सेस, कौन से फूड सोर्सेस से हमें ये पर्टिकुलर विटामिन एंड मिनरल मिलता है. सो एवरीथिंग इज देयर इन द पीडीएफ. द ओनली थिंग इज अगर आप टैबुलर फॉर्म में उसे टैबुलेट करते हो सो थिंग्स बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. तो लेट्स टेक विटामिन्स. विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल विटामिन्स को फैट चाहिए अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए, अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को बेसिकली वाटर चाहिए. फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट्स में अगर होते हैं तो स्टोर हो जाते हैं, whereas वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, दे डू नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी. Okay, so fat soluble vitamins basically A, D, E and K होते हैं, and इनका मेन रोल रहता है विजन, बोन हेल्थ, इम्यूनिटी और कोएगुलेशन में. So when we are talking about vitamin A टू फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन. रेटिनॉल फॉर्म ऑफ विटामिन ए हमें एनिमल फूड से मिलता है एंड बीटा कैरोटीन हमें प्लांट फूड से मिलता है. जब 8 पार्ट्स ऑफ बीटा कैरोटीन कंबाइन करते हैं देन दे मेक वन पार्ट ऑफ रेटिनॉल. So other names of retinol are retinoic acid. बीटा कैरोटीन primarily red, yellow, green, orange color food से हमें मिलते हैं. There is no recommended dietary allowance for beta carotene, but retinol की dietary RDA होता है 900 microgram retinol activity equivalents. So जब भी हम कोई foods लेते हैं it is measured in these quantities only. Plant based sources में green leafy vegetables, yellow red color vegetables are good sources of beta carotene and retinol, and animal sources में butter, ghee, milk, curds are the good sources. विटामिन ए का फंक्शन क्या है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विजन. बहुत सारे चाइल्डहुड एज में अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड. So vitamin A basically is good for eyesight. It is good for getting ourselves protected from free radical damage से हमें हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है. And it also plays a role in aging, so it is good for skin also. Vitamin A की डेफिशिएंसी अगर होती है तो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में. विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोला जाता है. सो यू नो वी हैव दिस स्किन के लिए नीचे एक लेयर होती है जहां 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट. जब सनरेज फॉल होती है स्किन में, this 7 dehydrocholesterol that gets converted into vitamin D inside our body. This version is known as cholecalciferol, और जो हमें डाइट से विटामिन डी मिलता है उसे ergocalciferol G2 बोला जाता है. Sources of vitamin D is sunlight. Animal sources में egg yolk, fish, milk, butter, ghee.
and vitamin D requirement is 600 international units for all the people. Vitamin D बेसिकली हार्मोन की तरह एक्ट करता है और ये जब हमारी बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है उसमें ये इनहांस करता है कैल्शियम सिक्रेशन. तो इट हेल्प्स इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द बोन्स. सो ये बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस विटामिन डी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है. विटामिन डी as it boosts immunity, it helps in cold and cough also, and it is helpful in treating autoimmune. It reduces the risk of autoimmune condition. अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, बच्चों में रिकेट्स होता है, लाइक यू नो उनकी लेग्स स्ट्रेट की जगह बोर्ड लेग्स हो जाती हैं. एंड अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है, वेरिन बिकॉज अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती. तो इन दैट केस बोन हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, इसलिए ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. देयर इज पेन इन द लेग्स, बैक, वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं एंड डीमिनरलाइजेशन होती है. टॉक्सिसिटी, अगर हम विटामिन डी की ज्यादा सप्लीमेंट्स या ज्यादा डोसेज ले लेते हैं, देन there is excess urine in the there is excess calcium in the urine जिसे hypercalciuria बोलते हैं. And sometimes there is hypercalcemia, which is high amounts of calcium in the blood, and both are not good for our body. The third vitamin fat soluble is vitamin E, जिसे हम tocopherol या tocotrienol भी बोलते हैं. इसकी मेन फंक्शन है, ये हमारी बॉडी को अगेन फ्री रेडिकल सेल से डैमेज से बचाता है. इट इज गुड फॉर स्किन, इट इज गुड टू इट प्रोटेक्ट्स आवर लिवर फ्रॉम इंजरी, एंड ये कैंसर जैसी चीजों से, बिकॉज ये फ्री रेडिकल से हमें बचाता है, ये कैंसर जैसी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है. The sources of vitamin E are vegetarian and non-vegetarian sources both, like wheat germ, like peanuts, almonds. अगर आप देखें going in the future also, there is a lot of vitamins and minerals present in nuts and seeds. So majorly आप nuts and seeds को as one of the source देखेंगे. And if we have at least one source from these vitamins, the food source list, we easily meet our requirements. Vitamin requirement is 15 milligrams daily, and lactation में ये requirement increase होके 19 milligram हो जाती है. Deficiency से reproductive issues, nerves and muscular damage, hands and legs में feeling, sensation feeling नहीं होती है. विटामिन के को हम कोएगुलेटिंग फैक्टर बोलते हैं. जब हमें कभी चोट लगती है एंड देयर इज ब्लड कमिंग आउट, सो आप देखते हैं थोड़े टाइम में ब्लड कोएगुलेट हो जाता है. सो दिस कोएगुलेशन इज बिकॉज ऑफ द विटामिन के प्रेजेंट इन द बॉडी. विटामिन के बॉडी में सिंथेसाइज होता है. देयर आर टू फॉर्म्स. वन इज फाइलोक्विनाइन, जो हमें डाइट से मिलता है, प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है. देन इज K2 इज मेनाक्विनाइन, जो हमारा गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है उससे मिलता है. एंड मेनाडियोन इज K3, जो मैनमेड यानी सप्लीमेंटल फॉर्म में होता है. ऑस्टियोकैल्सियन एक प्रोटीन है विच रिक्वायर्स विटामिन के टू प्रोड्यूस हेल्दी बोन टिश्यू. सो ऑस्टियोकैल्सिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है अलोंग विद विटामिन के, इससे हमारी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है. So RDA is 120 micrograms for males, 90 micrograms for females, and the sources of phyloquinone are basically green leafy vegetables, green color vegetables, soybean, canola oil, fortified meals. And menaquinine के fermented soybean, meat, cheese, egg से आता है. Do we have an idea what is fortification? Fortification is basically जब केमिकल फॉर्म ऑफ विटामिन एंड मिनरल को एक फूड में डाला जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर फूड उस पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल में रिच हो जाए. जैसे जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं वो फोर्टिफाइड होते हैं, उसमें वो कैल्शियम, आयरन, इन सब की केमिकल फॉर्म्स डाल देते हैं. सो जब वो इंडिविजुअल वो फूड लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं. That was fat soluble vitamins. Now water soluble vitamins में there are two vitamins, B vitamins and vitamin C.
बी वाइटामिन में 8 वाइटामिन होते हैं, जब उनको ग्रुप टुगेदर करते हैं तो उन्हें बोला जाता है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन. So B vitamins में there are 8 types of vitamins which we are going to do individually. First one is thiamine, B1. Thiamine और जो बी वाइटामिन है बेसिकली हमारे मैक्रोस में से जब हमें एनर्जी मिलती है ये उस रोल में काम आते हैं. सो दे आर हेल्पिंग इन कन्वर्टिंग द मैक्रोस इनटू द एनर्जी लेवल्स. अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे मैक्रोस कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली. So thiamine helps to convert glucose into energy and it has a very important role in nerve function. RDA इसका है 1.2 milligram for males, 1.1 milligram for females and 1.4 milligram ये increase हो जाता है pregnancy और lactation में. Thiamine हमें vegetarian, non-vegetarian दोनों sources से मिलता है. Basically pork, fish, beans, lentils, green peas, sunflower seeds and yogurts. राइबोफ्लेविन भी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड इट हैज अ गुड रोल इन स्किन हेल्थ एंड विजन आल्सो. RDA is 1.3 and 1.1 milligram males and females के लिए respectively and pregnancy and lactation में it increases to 1.4 and 1.6 milligram. Riboflavin basically milk and milk products में होता है. It is present in non-vegetarian foods like chicken breast and organ meat, fishes and it is present in almonds and spinach. फोर्टिफाइड फूड में हर एक चीज प्रेजेंट होती है. किसी भी विटामिन या मिनरल को फोर्टिफिकेशन से फूड में एंटर किया जा सकता है. नाइसिन बेसिकली B3. इट इज हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट फैट्स इनटू एनर्जी. ये स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है और सपोर्ट करता है नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम को. नाइसिन ट्रिप्टोफैन इक्विवेलेंट यूनिट्स में प्रेजेंट होता है. 1 नाइसिन is equals to 60 milligrams of tryptophan. So जब RDA लिखते हैं तो नाइसिन के लिए 16 मिलीग्राम नाइसिन इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए मेल के लिए, 14 फॉर फीमेल्स एंड 18 फॉर प्रेग्नेंट एंड 17 फॉर लैक्टेटिंग women. फूड सोर्सेज में नाइसिन नॉन वेजिटेरियन फूड में हमें पोल्ट्री, फिश में ज्यादातर मिलता है एंड नट, सीड्स, ब्राउन राइस, बनानास आर द वेजिटेरियन सोर्सेज. Pantothenic acid, which is B5, also helps in carbohydrate, protein, fats metabolization. RDA में it is 5 milligram for both men and women. Pregnancy में it increases to 6 and 7 milligram. Pantothenic acid plants और animal foods में present होता है and usually ये plants में उनकी cell wall में present होता है. Pyridoxine, which is vitamin B6, again this is helpful in protein and carbohydrate metabolization and formation of red blood cells. ये brain processes को influence करता है, ये immunity boost करता है. It is also helpful in taking care of the hemoglobin levels also. The requirement is 1.3 milligram which increases to 1.9 and 2 milligram respectively in pregnancy and lactation. Pyridoxine हमें bananas, papaya, oranges, salmon, fruits, dark green leafy vegetables से मिलता है. B7 which is biotin. Biotin हमारी energy metabolization, fat synthesis, amino acid metabolization के लिए important है. Biotin is very important mineral for vitamin for proteins as well. It acts as a protein for the hair growth. So biotin is very important for hair, cuticles as well. 30 micrograms is required for all except 35 microgram requirement increase है lactation के time पे. Biotin again sweet potatoes, pork, nuts, seeds, salmon, avocados में good quantity में present होता है. Folic acid and cyanocobalamin B9 and B12 ये दोनों vitamins are very important. B9 जो है ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने के काम आता है. नाउ अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हीमोग्लोबिन लेवल्स भी लो होंगे एंड अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स लो होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड बॉडी विल आल्सो बी लेस. तो आरबीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फॉलिक एसिड बनाता है. फॉलिक एसिड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जब एक बेबी का ग्रोथ स्टार्ट होती है फीटस में. अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं.
ऑल्सो हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड बनता है जिसे हम होमोसिस्टीन बोलते हैं। फॉलिक एसिड इसे ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। अगर होमोसिस्टीन ब्रेक डाउन नहीं होता, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स जनरेट करता है। फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम इज द नॉर्मल रिक्वायरमेंट, बट प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज होकर 600 माइक्रोग्राम हो जाती है, लैक्टेशन में 500 माइक्रोग्राम्स रहती है। पीपल हु आर ड्रिंकिंग अल्कोहल रेगुलरली, उनके लिए 600 माइक्रोग्राम इज द रिक्वायरमेंट। Sources are dark green leafy vegetable, beans, peanuts, sunflower seeds, liver, seafoods, eggs, and the fortified foods. As I told you, folic acid and cyanocobalamin go hand in hand. Cyanocobalamin भी हमें red blood cells produce करने में help करता है. They work very closely. ये mental abilities, nerve cell की जो माइलिन शीट होती है, नर्व सेल्स को जो प्रोटेक्ट करती है, एक शीट उसे माइलिन शीट बोलते हैं, उसके सिंथेसिस में ये हेल्पफुल रहता है। 2.4 माइक्रोग्राम्स इज व्हाट वी रिक्वायर। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है वीगन लोगों को या वेजिटेरियन लोगों को। वेजिटेरियन लोग स्टिल अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हैं बिकॉज मिल्क से मिलता है, बट vegan people जो milk and milk products भी नहीं लेते, they then have to rely on the supplements. The last vitamin that we are going to talk about is vitamin C, जिसे हम ascorbic acid बोलते हैं. Vitamin C is very very helpful in gum health. जो हमारे teeth के नीचे यहाँ पे gums होते हैं, उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है तो गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, गम्स में इंफेक्शन हो जाती है, जिसको स्कर्वी भी बोला जाता है। विटामिन सी कोलेजन, स्किन का जो कोलेजन होता है और नर्व ट्रांसमीटर की तरह बहुत हेल्पफुल रहता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है एंड इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, सो ये फ्री रेडिकल सेल डैमेज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो जब भी हम आयरन रिच फूड्स लेते हैं और उसके साथ अगर हम विटामिन सी रिच फूड्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर वो आयरन प्लांट बेस्ड फूड से आ रहा है, तो इसीलिए हम प्लांट बेस्ड फूड से जो आयरन आता है उसे हम नॉन हीम आयरन बोलते हैं, और जो एनिमल फूड से आयरन हमें मिलता है उसे हम हीम आयरन बोलते हैं। सो बेसिकली नॉन हीम आयरन फूड्स के साथ जब हम विटामिन है तो इट इज बेनिफिशियल। 90 milligram is the requirement for men, 75 for females. Pregnancy में it increases to 85 and lactation में it increases to 120. These are the symptoms for vitamin C deficiency. These are the foods for vitamin C. These are one-liners or just common gist for all the vitamins functions. Before we proceed to minerals, please let me know if you have any questions related to vitamins. We can have at least 5-10 minutes of discussion अगर किसी को कोई भी vitamin से related questions हैं तो। Yes, Vishal, please ask your question. जो हमको जब चोट लगती है तो जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें कुछ हेल्प मिलती है, खून रुक जाता है जी। तो मैम अगर इसकी क्वांटिटी बाय चांस ज्यादा हो जाए ब्लड में तो मैम क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर विटामिन को या मिनरल हम बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट्स में लेते हैं तो उनकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। सो यस, विटामिन एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, बट एक अमाउंट में। अगर हमें इतना चाहिए तो हमें इतना ही चाहिए, हम इतना ज्यादा लेंगे तो यस उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी बॉडी में होंगे। सो जैसे आपने बोला कि अगर हम बहुत ज्यादा विटामिन के का इनटेक करते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा, और कॉन्स्टेंटली करते हैं, 1-2 दिन होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर हम कॉन्स्टेंटली करते हैं तो यस इट इज गोइंग टू हैव द क्लॉटिंग इश्यूज इनसाइड द बॉडी। मैम जैसे क्लॉटिंग मुझे हो गई थी बीच में, मैंने मल्टीविटामिन शायद ज्यादा कंज्यूम किया था और ग्रीन वेजिटेबल्स भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा था मैं, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैम मुझे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई थी एक जगह, मतलब एल्बो के थोड़ा सा नीचे, वहां पे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई थी।
लेकिन पेन नहीं था उसमें कोई मैम। वो अराउंड 1-1.5 साल हो गया, वो अब तक गई नहीं है। हाँ तो वो डॉक्टर्स अपने बोल आप रहे, उन्होंने यही बोला था कि विटामिन के। तो मैम ये कितने टाइम में ये जा सकती है, क्योंकि अपने डेढ़ आप साल ही तो मुझे हो जाएगा गया है। विशाल, अपने जी आप ही जाता है। देर इज नो फिक्स टाइमिंग, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। यस, इट इज अ साइन द बॉडी हैज शोन कि आपका कुछ एक्सेस हो रहा है, बट वो अपने आप ही जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म योर बॉडी, नाइदर इट इज पेन, सो इट इज ओके। और मैम ये और पूछना था, जैसे आपने अभी हमको बताया है कि इतनी रिक्वायरमेंट आरडीए ने हमको दी है कंज्यूम करने के लिए, जो हम्म। नॉर्मल हेल्दी पीपल होते हैं। जी। लेकिन जो मैम वर्कआउट करते हैं, जैसे मेरा मतलब काफी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, अभी तो छोड़ रखी है, लेकिन जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है उसकी। तो उसके अकॉर्डिंग कितना हमको बढ़ाना चाहिए, कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए? यूजुअली विशाल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना बहुत कम, अगर आप देख रहे हैं मिलीग्राम माइक्रोग्राम लेवल पे हमें चाहिए होता है, बहुत कम क्वांटिटीज चाहिए होती है। सो माइक्रो जी न्यूट्रिएंट्स का आरडीए चेंज नहीं होता है वर्कआउट के हिसाब से। ओके। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का चेंज होता है, जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे जैसे जैसे हम कोर्स आगे करेंगे। हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, देन वी विल बी कवरिंग। तो फॉर ऑल द थिंग्स, स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज है, या कोई डायबिटीज है, जी। हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आरडीए सेम रहता है, हम वो कैलकुलेट भी नहीं करते, वी जस्ट टेक व्हाट इज देयर इन द आरडीए। आरडीए कैलकुलेट किया जाता है एक एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अगर हम इवन 80 to 90% या आरडीए के आसपास हम मीट करते हैं, सो दैट इज गुड टू गो। तो मैम हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, नहीं है, अगर हम वर्कआउट नहीं, भी कर रहे हैं तो? नहीं, नॉट एट ऑल। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस एकता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एकता, you can unmute yourself and ask your question. Okay. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, one question is, तो जैसे विटामिन के या जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, अगर हम उनको एक्सेस में लेते हैं तो वो तो फैट में स्टोर हो जाते हैं ना, मतलब बॉडी फैट में। Yes. तो Yes, they get stored. That they get stored, but जैसे हमने विटामिन डी की टॉक्सिसिटी देखी, वो स्टोर होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे गेट उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे अभी हमने विटामिन के बारे में वी हैव टॉक, कोएगुलेशन होती हैं। विटामिन डी में हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाता है। विटामिन ए में भी लिवर इश्यूज, अगर विटामिन ए हम बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में लेते हैं, वो लिवर को इम्पैक्ट करता है। यस, इट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, बट वो स्टोर होने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है, and usually ओके it happens that has negative implications. So we जब भी हम कोई supplements लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल्फ मेडिकेटेड सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। जैसे अभी विशाल ने हमें बताया कि उन्हें लगा और उन्होंने अपने आप ले लिया, सो दैट इज द रॉन्ग वे। वी शुड गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल, थ्रू डॉक्टर्स, गेट योर ब्लड टेस्ट इवैल्यूएशंस डन, एंड देन द डॉक्टर डिसाइड कि आपको कितना मिलीग्राम का सप्लीमेंट चाहिए और कितने टाइम तक आपको खाना है। many people I have come across, ladies usually 40s के बाद कैल्शियम तो पूरी जिंदगी लेना है, पूरी उम्र लेना है। It does not work that way. You don't have ओके to take any supplement for the entire lifelong time. Okay, so it has to be in sync with the doctor. ओके एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, जो B12 डेफिशिएंसी आजकल बहुत लोगों में देखने को मिलती है, तो आपने बोला वेजिटेरियंस अगर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो मिल्क से वो उसको कवर कर सकते हैं। तो मिल्क इन दैट केस कितना लेना है अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है? 500 to 600 ml आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए अगर आप रेजिन्स को ओवरनाइट सोक करके लेते हो, स्पेसिफिकली ब्लैक रेजिन्स, दे आर हेल्पफुल। एंड चिया सीड्स को अगर आप सोक करके लेते हो, दे आर आल्सो हेल्पफुल फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ओके मैम। Okay. Yes, Ekta, you have any other question? यस मैम। Yeah. हाँ,
तो as such black raisins and chia seeds are the source of B12 or just soaking enhance the Soaking B12? enhances the absorption of B12. Otherwise, अगर आप ऐसे ही लेते हो, you are not going to get anything. But if you take soaking, that is going to help you. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Yes, Hema, please ask your question. मैम जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन डी हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, बट मैंने सुना है कि रेगुलर भी लेते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सी विटामिन डी बॉडी में स्टोर होने वाला है. वन टाइम लेते हो तो वो डोसेज हाई होती है. हर रोज लेते हो तो वो डोसेज इज डिवाइडेड डोसेज एंड व्हिच कम्स इन द कैप्सूल फॉर्म व्हिच इज इन द लो पोटेंसी. ओके, और विटामिन डी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एलर्जी? कॉजिंग एलर्जी? एलर्जी मीन्स कि जैसे छींक आती है या फिर कोई भी किसी भी तरह की एलर्जी होती है, तो क्या उसका रिस्पांसिबल विटामिन डी इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? नॉट रियली. ओके. या और कितना लेना चाहिए? जैसे पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई डिफिशियंसी है, जैसे उसका विटामिन डी बिलो 50 है, सपोज 10 है उसका, तो उसको कितना लेना चाहिए? See, one vitamin D10 is very low, so one has to take one sachet. I usually prescribe sachets, so one sachet once in a week for at least 2 months. Okay, so 8 sachet का कोर्स कर सकते हैं. But again, it depends upon a lot of factors कि D के साथ hemoglobin level कितना है, B12 level कितना है, so reports have to be studied for that person. बट टेंटेटिवली इफ आई हैव टोल्ड यू 10 अगर है तो 8 सैशे का कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं. और मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैशे एंड कैप्सूल? क्योंकि कैप्सूल इजीली आई फॉर्म में लोग जस्ट ले सकते टोल्ड हैं. यू कि सैशे में कंसोलिडेटेड विटामिन डी होता है और कैप्सूल्स लेते हो तो थोड़ा हर रोज लेते हो. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम. प्रबीर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हाँ मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है. एक्चुअली हम लोग तो मार्केट से बहुत सारा फल सब्जी खरीद के ले आते हैं. उसमें कितना विटामिन है, कौन सा इसमें कितना है परसेंटेज हमको मालूम नहीं है. तो हम लोग तो खा लेते हैं ऐसे, जैसे एप्पल खा लेते हैं, ग्रेप्स खा लेते हैं, वगैरह वगैरह फ्रूट्स खा लेते हैं. तो इसका क्या क्वांटिटी कितना होना चाहिए, कैसे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे? हम समझेंगे प्रबीर, ये कितना क्वांटिटी किसी भी चीज का होना चाहिए ये हम समझेंगे जब हम डाइट प्लानिंग शुरू करेंगे. अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं. ठीक है, तो 1-2 क्लासेस अभी आप वेट कीजिए. नहीं, आपने बताया ना मैडम, विटामिन ज्यादा हो जाने से प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए अगर तो हम देखो ग्रेप्स क्या होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से तो हमें विटामिन मिलता है, बट रोटी, सब्जी, दाल, मिल्क, ये सब चीजों से भी कुछ चीजें हमें मिलती हैं. तो जब हम डाइट प्लानिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें पूरा दिन में टोटल कितना विटामिन एंड मिनरल मिल रहा है. वो समझने के लिए वो हम कैसे कैलकुलेशन पे आते हैं, वी नीड टू वेट फॉर फ्यू क्लासेस. ओके मैडम, थैंक यू. हर्षिता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो मैम, मुझे पूछना था कि फॉलिक एसिड से आपने बताया कि अल्कोहलिक पीपल को ज्यादा लेना चाहिए, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज फॉलिक एसिड जैसे आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. फॉलिक एसिड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव फॉर द लिवर हेल्थ, एंड अल्कोहलिज्म में लिवर enzymes and liver health gets impacted. So for that reason, for rejuvenation of the cells, we need more folic acid. ओके मैम. मैम एक और क्वेश्चन था कि जो काफी सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी आपने विटामिन के लिए मेंशन किए थे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूजुअली सीजन होता है लाइक विंटर्स, और तो ये तो ऑल सीजन में अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो फिर इनकी डेफिशिएंसी कैसे मीट करें? प्लस ऑल्सो आपने बताया इफ वी ईट मोर तो टॉक्सिसिटी होती है, तो वी कैन ईट मोर एंड लाइक स्टोर इट इन आवर लिवर स्टोर्स. तो So हर्षिता, वेरी सिंपल थिंग, मैंने ये बताया है कि अगर हम
हमारे पास 10 फूड सोर्सेज हैं और उन 10 फूड सोर्सेज में से हम एक फूड सोर्स भी हर रोज अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, हम इजीली रिक्वायरमेंट मीट कर लेते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज वन ऑफ द 10 सोर्सेज। अगर आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल नहीं है, बाकी 9 सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ओके मैम। मैम एक चीज और, काफी सारे विटामिन के लिए कोई और अदर कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन, लाइक आपने एक्सप्लेन किया कि विटामिन सी इज फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन हेल्प, तो विटामिन B12 के लिए भी ऐसा कोई कंपोनेंट होता है विच फॉलिक हेल्प? एसिड। फॉलिक एसिड। जी। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन था, सारे नट्स को सोक करना इम्पोर्टेंट होता है क्या? इट इज इम्पॉर्टेंट। इट इज अगर हम नट्स को सोक करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिकम बेटर। ओके मैम। ओके बस दैट्स। Most welcome. Let's wait. Let's pause on your questions now and we take up the minerals and then we come back to your questions again once we finish the topic. ठीक है? Because questions तो खत्म नहीं होंगे but time खत्म हो जाएगा, and हमें topic भी finish करना है। मिनरल्स, हमारी बॉडी में मिनरल्स की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा तरीके के मिनरल्स होते हैं बट हम सब पे फोकस अभी नहीं कर रहे। हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पे फोकस करेंगे। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन का। अगर हमारी डाइट में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है वो नहीं बन पाता, और हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता है तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है वो लंग्स तक जाता है, पर लंग्स से आगे बाकी सब सेल्स में हीमोग्लोबिन की हेल्प से पहुंचता है। बट हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी विल बिकम लेस। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए एक इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के वेट, जेंडर के ऊपर और बॉडी में कितना आयरन पहले से स्टोर्ड है उसके ऊपर। आयरन हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, एग योक, जैगरी से मिलता है। बट अगर हम एक हेल्दी मील ले रहे हैं, आयरन रिच मील ले रहे हैं, उसके साथ हम कैफिनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं, तो आयरन हमें मिलेगा नहीं उस मील से। Okay, so we should be avoiding tea, coffee with a healthy meal always. आयरन बेसिकली हमारी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। आयरन हमारी बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट को फोकस करता है एंड आयरन बहुत सारे एंजाइम्स में उनकी एक्टिविटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। आयरन रिक्वायरमेंट्स आर 8 मिलीग्राम फॉर मेल्स, 18 मिलीग्राम्स फॉर फीमेल्स, 27 मिलीग्राम प्रेगनेंसी में एंड 9 मिलीग्राम लैक्टेशन में होता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू दैट, और एनीमिया अगर होता है तो पर्सन टायर्ड, फटीग फील करता है, पर्सन हैव पेल स्किन एंड उनके हाथ और पांव जो हैंड एंड फीट ठंडे रहते हैं। आयरन एब्जॉर्प्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं विटामिन सी रिच फूड्स ऐड करके, आयरन रिच फूड्स ऐड करके, विटामिन ए रिच फूड ऐड करके। We add more of B6 and B12 foods also and protein rich foods also. कैल्शियम, कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स एंड टीथ बनाने में काम आता है, और अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में कम है so bone and teeth formation will be getting impacted. So कैल्शियम हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और काले तिल, ब्लैक तिल सीड्स में मिलता है। Many people ask me कि अगर कोई इंडिविजुअल को दूध सूट नहीं होता, मिल्क प्रोडक्ट्स वो नहीं लेते, तो कैसे कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स मीट होगी? We go to the app, put the nutrient calcium and we get 100 more than 100 sources of calcium. So it is not कि अगर milk and milk products आप नहीं ले रहे तो कैल्शियम आप मीट नहीं कर सकते। You can meet your calcium requirements. Calcium is basically for our bones health. Calcium blood clotting में भी help करता है, nerve communication में भी help करता है, muscle contraction में भी help करता है। Calcium requirement is 1000 milligram per day, which increases to 1200 milligram during pregnancy and lactation, and males के लिए it remains 1000 milligram. कभी कभी क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो सिम्टम्स है कंफ्यूजन, नमनेस, डिप्रेशन,
और अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लड में लीच आउट हो जाता है. दिस गोज इनटू द किडनी एंड इट फॉर्म्स किडनी स्टोन्स. अगेन nausea, vomiting, confusion, excessive thirst are the symptoms. Coming on to sodium, sodium बहुत important mineral है, बट सोडियम का अगर इंटेक ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है. सोडियम का इंटेक कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है. सोडियम मेनली हमें सॉल्ट से मिलता है and it is also available from meat, eggs, milk. सोडियम प्रेजर्वेटिव और पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होता है, which leads to blood pressure, so that should be avoided. सोडियम टेक्स केयर ऑफ आवर बॉडी का जो पीएच वैल्यूज होता है उसे मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द ब्रेन एंड इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस. द रिक्वायरमेंट फॉर सोडियम फॉर एनीबडी इज 1500 मिलीग्राम पर डे. और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है थायराइड हार्मोन के लिए. अगर आयोडीन हम एक्सेस अमाउंट्स में लेते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है. अगर हम आयोडीन बहुत कम क्वांटिटीज में लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. सो वी हैव टू टेक आयोडीन इन द राइट अमाउंट्स. आयोडीन भी बेसिकली हमें टेबल सॉल्ट या सी फूड्स या नॉन वेजिटेरियन फूड्स या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है. आयोडीन इज गुड फॉर द फंक्शन ऑफ थायराइड. थायराइड ठीक है तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में भी आयोडीन हेल्प करता है. इट मेंटेन्स द एनर्जी लेवल एंड बॉडी टेम्परेचर्स. आयोडीन बेसिकली 220 माइक्रोग्राम्स रिक्वायर्ड होता है, सॉरी 150 माइक्रोग्राम्स रिक्वायर्ड होता है बाय मेन एंड वुमेन, व्हिच इंक्रीजेस टू 220 इन प्रेगनेंसी एंड 290 इन लैक्टेशन. पोटेशियम इज वेरी प्रोटेक्टिव. पोटेशियम हार्ट प्रोटेक्टिव मिनरल है. पोटेशियम अगर हमारी डाइट में ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सम एक्सटेंट इन लूजिंग वेट. पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बॉडी में, वाटर बैलेंस भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो द फूड सोर्सेज आर लिस्टेड. Potassium helps in muscle contraction also. The requirements are 2600 milligram for women and 2300 milligram for males, which increases to 2500 to 2900 milligram on during pregnancy and lactation. Magnesium. Again, of lately, magnesium has gone to a very high level. Magnesium बहुत important role play करता है. आपने कल देखा जब क्रेब्स साइकिल में कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन, ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी में हो रहा था. there is a series of reactions that were going on and red color में enzymes लिखे हुए थे. so अगर enzymes present नहीं होंगे तो वो conversions नहीं हो पाएंगी. so magnesium plays important role in enzymatic reactions of more than 300 enzymes. So it is very helpful. Magnesium is BP protective. Magnesium is heart protective. Magnesium weight loss और diabetes में भी help करता है. So and if there is magnesium deficiency, thyroid is also one of the things. So in some conditions में अगर हम magnesium का ध्यान रखते हैं तो हम conditions को easily reverse कर सकते हैं. Requirement is 400 to 420 milligrams in men, 310 to 320 milligrams in women, and pregnancy में the requirement goes to 350 to 360, and lactation में it is 310. Zinc is very good mineral for boosting the immunity. Genes expression, DNA, RNA formation में भी zinc important role play करता है, and it has a very good role in enzymatic reactions also. Zinc हमें green leafy vegetables, processed cereals, dairy products and non-vegetarian foods में से मिलता है, and the requirement is 11 and 8 milligrams respectively for males and females. Zinc help करता है immunity के लिए. अगर wound कुछ हुआ है wound healing के लिए, it is good for skin health also, and it is good for inflammations also. अगर body में कुछ pains हो रही है तो अगर हम जिंक लेते हैं so that pains को help करता है reduce करने में. That was all about micronutrients. Let us discuss questions for some time. I'll just take the chat questions if at all there is.
Kanchan, please display the theory on screen while teaching. The theory is always displayed on the screen when I'm teaching. The PPT is always displayed. I believe you should just try and see if you get the visible PPT on your screen. Okay, the question is no more there. Yes, Shivani, please ask your question. हेलो मैम। Yes, Shivani. हाँ मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो विटामिन पे ही था। तो जी। मतलब ये है कि जो हम ये लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं वो भी हम लिमिटेड अमाउंट में खाएं। See, everything that we eat हमें एक लिमिट में ही खाना है, एंड हम एक लिमिट के बाद उतना ज्यादा खा भी नहीं सकते। सो यू नो व्हेन वी आर गोइंग टू, जैसे मैंने वो ग्रीन टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया था एक्सचेंजेस का, आपने वो देखा होगा। एक्सचेंजेस हम प्लान करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारी कितनी कैलोरी नीड्स हैं। अगर हम 1500 कैलोरीज की डाइट प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबकी क्वांटिटीज कम कम लेंगे, वर्सेस अगर हम 3000 कैलोरीज की डाइट प्लान कर रहे हैं तो सब चीजों की क्वांटिटीज हम ज्यादा लेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन हम कितनी कैलोरीज की डाइट प्लान कर रहे हैं, हम एक डिफाइंड एक्सचेंजेस लेंगे और उतनी ही क्वांटिटी फिर हम उन चीजों की अपनी डाइट में यूज करेंगे। हाँ, वन मोर थिंग मैम, जैसे मैम किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, दैट इज वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकता, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट के कारण से हम विटामिन डी को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसके लिए फिर कुछ और अलग हम सब डाइट प्लान करेंगे तो कुछ और चीजें लिखेंगे। बिल्कुल। अच्छा। Yes, in that we will learn that, okay? Because हम, अगर आपने करिकुलम देखा होगा, हम एक एक करके हाँ। सब diseases cover करेंगे। जी, जी, So जी। we will talk about these things in detail when we will be covering the topics. ओके, ठीक है मैम, Okay. थैंक यू। Most welcome, Shivani. Yes, Prithvi, please ask your question. मैम आई वांटेड टू नो, जैसे आजकल कह रहे हैं कि मिल्क में इंजेक्शंस लगते हैं काउस को या ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसके बावजूद भी क्या हमें B12 वगैरह मिल्क से मिल जाता है? नहीं, मिलता तो है। हाँ। See, the nutrients are going to be there in the Okay. milk. B12 is going to be there, but B12 लेने के लिए अगर हम वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में इतने ज्यादा हार्मोनल इश्यूज कर देंगे कि B12 की नीड तो मीट हो जाएगी, बट और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो फिर कोई मिल्क का सब्स्टिट्यूट, जैसे आजकल कह रहे हैं कि कम लेना चाहिए जो पैकेट्स का भी, वो सब एनी अदर सब्स्टिट्यूट इज देयर? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जैसे मैंने B12 का भी सो ओवरनाइट सोक्ड ब्लैक रेजिन्स बताए, चिया सीड्स बताए, वी कैन डू दैट। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क। वी कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, बट उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट सेम नहीं होगा जो एक यूजुअल मिल्क में होता है। तो हम जो कर्ड जमाते हैं ये वाले मिल्क की, उसमें भी फिर ये नहीं मिलते होंगे सारे? नहीं, कर्ड और बटर मिल्क जब आप करते हो ना तो थोड़ा सा बेटर न्यूट्रिएंट अपटेक हो जाता है, बिकॉज फर्मेंटेशन से द थिंग्स गेट लिटिल बेटर। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। यस हर्षिता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी हर्षिता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम, इट इज सेड कि आयरन के वेसल्स में खाना बनाने से आयरन ज्यादा मिलता है, तो हाउ मच इट्स ट्रू? इट इज ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब मैम हमारी कितनी रिक्वायरमेंट मीट होती है एज कम्पेयर टू ईटिंग अ बोल ऑफ स्पिनच? तो So it cannot be evaluated quantitatively. इसको हम assess नहीं कर सकते कि अगर हम आयरन के बर्तन में खाना बनाएंगे तो हमारी कितनी रिक्वायरमेंट मीट होगी। The only thing is it increases your iron absorption. So आपके खाने में जितना आयरन है, अगर वो 60% एब्जॉर्ब होना है, अगर आप आयरन के बर्तन में खाना बनाओगे तो वो 80% एब्जॉर्ब होगा। बट अगर आप बोलो कि आपको मैं वैल्यू बताऊं, आई कैन नॉट टेल यू द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन दैट। ओके मैम। मैम ऑल्सो वन क्वेश्चन, जो भी मुझसे पहले क्वेश्चन किया था मिल्क को लेकर जो इंजेक्शन लगते हैं, वैसे ही मेरा एग को लेके क्वेश्चन है। इट इज सेड कि देसी एग्स आर बेटर देन लाइक नॉर्मल व्हाइट एग्स, एंड आई हैव आल्सो नोटिस कि जो स्मॉल ब्राउनी शेल के एग्स होते हैं उनका जो योक का पिगमेंट होता है वो काफी येलो ही होता है। एंड आई हैव आल्सो रेड समवेयर कि पिगमेंट्स में ही विटामिन होते हैं। तो क्या अगर दोनों बोथ एग की जो वैल्यू चेंज हो जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू, नॉर्मल एग से और देसी एग्स की?
See, there is a slight difference, but it is not going to make a big difference. See, adulteration अगर है तो वो किसी भी level पे हो सकती है. Brown eggs, I would say it is just a myth. Egg is an egg, and they have almost equal quantities of macros and micros in them. Very slight difference, which is not going to make a huge difference in our consumption. Okay, ma'am, that's all. Yes, Samarita, I hope I'm pronouncing it correctly. Please ask your question. Marita. Yes, Ma'am, Samarita. we talk about soaking nuts and seeds. Say if we take them in powder form, if we soak them in milk, hot milk or so, is it the same qualitative Same. input? Yes, it is the same. Okay. Secondly, like if we have bloating or acidity problem, if we have to take some enzymes, say we take one dose and it's okay. Is it like should we continue or can we stop it there? Like we have to have a regular dose ऐसा कुछ होता है कि 3 बार या 2 बार? See, these external things that we are taking, वो आपके symptoms, acidity and bloating क्या है? Symptom है. Body एक sign दे रही है कि आपकी body में कुछ problem हो रही है. तो जब आप कुछ भी एक्सटर्नल चीज ये लेते हो, एंजाइम और व्हाटएवर, वो आपके ये सिम्टम को रिलीव कर देती है. बट आफ्टर फ्यू डेज अगर ये वापस पॉपअप हो रहा है, दैट मीन्स इस मेडिसिन या एक पर्टिकुलर चीज ने आपका वो सिम्टम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर दिया था, बट हम रूट लेवल से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. सो वी नीड टू गो टू द रूट लेवल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हिच वी विल बी लर्निंग इन द कमिंग क्लासेस. Okay. And then like antibiotics, should we avoid antibiotics or in severe cases we can have them? And when the condition is like that कि antibiotics लेने ही पड़ेंगे, और antibiotics suggest तब किए जाते हैं जब एक critical situation होती है. Obviously we have to take the medicine, but unnecessary छोटी सी बात पे हमें antibiotics नहीं लेने चाहिए. Okay. And thank you. Another one, like curd and yogurt, ये दोनों का qualitative input एक ही है क्या? It is only the thickness that is different. Nutritionally, they are almost same. Okay. Thank you so much. Most welcome. Yes, Ekta, please ask your question. Yes, ma'am. Ma'am, one question is कि nuts को जैसे आपने कहा कि सोक करके लेने से उसके हमें vitamins and minerals अच्छे से मिलते हैं. तो if अगर बच्चों को powdered form में देना है तो हम nuts को dry roast करके और powder बना लें तो भी अच्छा रहेगा? I would suggest हाँ, ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं, and then we can give it. हम ऐसे घर पे I tell people to make protein powders at home, and जिसमें हम ये nuts को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के डाल सकते हैं. It is good, and boil it nicely in the milk and then give it to the child. It will be very well absorbed in the body. हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना मैम, अगर किसी को वेट गेन करना है और वो ऐसे खा नहीं सकता है नट्स, तो इन दैट केस ऑल्सो हम पाउडर दें प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में, तो इज इट ओके ना? यस तो उसमें हमको कौन से नट्स लेने चाहिए? आप आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्तास, आप ये सब ऐड कर सकते हैं. एंड यू कैन ऐड सीड्स आल्सो, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स. जो आप उनका पाउडर नहीं बना सकते, पंपकिन सनफ्लावर का बना सकते हो. वी कैन ऐड सीड्स आल्सो. ब्राजील नट्स भी ऐड कर सकते हैं if the person likes them. ओके. हाँ, मुझे नेक्स्ट सीड्स के बारे में ही पूछना था कि सीड्स को भी मतलब हम ये मतलब खाली पंपकिन सीड्स और उसमें सनफ्लावर सीड्स ही ऐड करें? हाँ, पाउडर बन सके ना, बिकॉज सीड्स में बहुत अच्छा नेचुरल ऑयल होता है. सो आई यूजुअली कहती हूँ हम सीड्स को ऐसे ही ऐड कर दे, बट इफ द चाइल्ड और somebody is not comfortable, then we can make the powder for them as well. And what about flax seeds? We can make the powder and add it. तो लाइक जैसे मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्लेक्स सीड्स को रोस्ट नहीं करना चाहिए. किसी भी सीड को रोस्ट नहीं करना चाहिए. तो फिर इन दैट केस हम सिर्फ नट्स को रोस्ट करेंगे और सीड्स को रोस्ट नहीं करेंगे. हाँ, एंड व्हेनेवर तो मैम इसका रीजन क्या होता है रोस्ट नहीं करने का? बिकॉज जब हम सीड्स में ना मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, एंड व्हेन वी एक्सपोज मीडियम चेन फैटी एसिड्स ऑफ सीड टू हाई टेम्परेचर, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, एंड देन ऑल द क्वालिटीज
are vanished from that food source. So basically सीड्स को इसीलिए हम रोस्ट नहीं करते. ओके, मीन्स जैसे हमारे यहाँ थोड़ा वो सीड्स को मुखवास की तरह बना के खाने No, का that is the ट्रेंड है, wrong way to take that. मीन्स उसका कोई फायदा नहीं है. Yes. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे एग्स के लिए, एग्स जैसे अगर हम येलो पार्ट और एग वाइट दोनों मतलब पूरा फुल खा रहे हैं तो प्रोटीन तो हमको फुल मिलेगा, लेकिन हाउ मच येलो इज अलाउड? See, for a person who does not have any lipid issues, cholesterol issues, BP issues, one can, according to the calorific diet, हम 2 eggs या 1 egg या 3 egg include कर सकते हैं. And whole eggs are more healthy than just having egg white or egg yolk. But अगर किसी को ऐसी complications है, then we completely have to avoid egg yolk. Okay, thank you so much. Most welcome. Yes, Vipin, please ask your question. मेरा एक क्वेश्चन ही है, जैसे कि एक मेरे भैया हैं तो उनको मैंने कंसल्ट किया था, तो उनका क्या है कि ठंडी में उनको ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा वो अगर गर्म खा लेते हैं या फिर चल देते हैं या फिर दौड़ देते हैं तो उनके पूरे शरीर में चुनचुनाहट होने लगती है और खुजली होने लगती है. तो क्या मतलब उसके पीछे विटामिन या मिनरल्स का रोल है या फिर किस चीज का? चेक करवा सकते हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके लिए आप चेक करवा सकते हैं. तो मैम ये ठंडी में ही क्यों होता है, मतलब क्या कारण हो सकता है बॉडी इसके का पीछे? अलग अलग तरीका होता है. हर एक सीजन में अगर जैसे आप आयुर्वेद भी कर रहे हैं, उसमें ऋतु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड वो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे आयुर्वेद में. जी. और मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे एक लोग और थे तो मतलब थी लड़की थी, तो उनको क्या था कि जैसे पैर में सुन्न अंगूठे से स्टार्ट हुआ सुन्नपन और धीरे धीरे बढ़ता गया, अंगूठा से स्टार्ट होकर के पैर तक बढ़ता गया, चल पा रही थी लेकिन सुन्नता जो है वो बढ़ती जा रही थी. तो जब उनकी जांच वगैरह हुई तो बोला गया विटामिन B12 की कमी है, तो उनको अंडा और मतलब प्रोटीन के लिए अंडा वगैरह खाने के लिए बोला गया, बट वो शाकाहारी थी लेकिन मजबूरी में उनको खाना पड़ा. तो क्या सिर्फ यही ऑप्शन है कि उनको हम मतलब अंडा वगैरह दें या फिर और भी कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं? डाइट में नहीं है, फिर उनको मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे. लेकिन मैम जैसे जो लोग मतलब शाकाहारी होते हैं जिनको कमी नहीं होती है, वो मतलब फल फूल या सब्जी वगैरह कच्चे खाते हैं, वो मतलब जो प्रकृति से मिल रहा है उसी फॉर्म में वो लेते हैं, तो क्या उसमें विटामिन B12 नहीं रहता होगा? उसमें तो रहता होगा ना शायद. नहीं, विटामिन B12 नहीं होता है सब्जियों में. विटामिन B12 दूध और दूध से बनी हुई चीजों में होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है. जैसे मैंने बोला, काले किशमिश को अगर भिगो के खाते हैं या चिया सीड्स को भिगो के खाते हैं, देन उसमें विटामिन B12 हमें फिर भी मिल जाता है. देयर आर नो अदर सोर्सेस. जी. ओके मैम, थैंक यू मैम. यस अशोक, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. नमस्ते मैम. नमस्ते. मेरा एक रिलेटिव है, 12 साल का है. वो रात को सोते समय उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने से लगभग 10-15 मिनट वो अनकॉन्शियस रहा रात को 1-2 बजे. फिर हॉस्पिटल उसको लेके गए तो डॉक्टर ने बोला उसके जो ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और उसको जैसे टेस्ट करवाया तो उसका ये थायराइड का प्रॉब्लम थोड़ा सा आया और इसका वेट भी बढ़ा हुआ है. खाने में वो चिप्स वगैरह ये फास्ट फूड वगैरह वो खाता है, तो उसको अब अपन को क्या सजेशन करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिपोर्ट्स में आया है थायराइड का, ऑब्वियसली उस पे ध्यान देना चाहिए और वेट लॉस पे फोकस करना चाहिए. ठीक है. बेसिकली दैट. क्या मैम? सॉरी. मैंने कहा बेसिकली दैट, जो रिपोर्ट्स में आया हमें उन्हीं चीजों पे वर्क करना है. ओके. हीमोग्लोबिन लेवल्स ठीक है उनके? हाँ ठीक है. ओके. थैंक्स मैम. हेमा, यस, मोस्ट वेलकम. हेमा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. यस मैम. मैम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इसमें से हमारी ब्रेन के लिए क्या चीज ज्यादा यूजफुल है? तीनों चीजें यूजफुल है, because brain health is very much related to electrolyte balance in the body.
और सोडियम पोटेशियम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होता है तो कोमा की कंडीशंस भी राइज हो जाती है। Coming on to magnesium, again magnesium plays a very important role in concentration and alertness of the body, because magnesium plays role in enzymatic reactions, and enzymatic reactions from the tip of the hair till the tip of the toe हर जगह यूज होते हैं। तो इसका गुड सोर्स क्या है? खाली वॉलनट है? मेंशन्ड इन द पीडीएफ, नो के सोर्सेज Okay. मेंशन्ड है पीडीएफ में। नॉट दैट सिर्फ वो 5-6 सोर्सेज ही नहीं है। गो टू द ऐप, पुट द न्यूट्रिएंट नेम, यू विल गेट more than 1000 sources of that particular food. ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को यूरिक एसिड है तो उनको दूध मना होता है, दही भी मना होता है, बटर मिल्क, इवन बटर मिल्क भी मना होता है, तो इस केस में अगर उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी कैसे पूरी होगी? आई जस्ट टोल्ड कि यूरिक एसिड छोड़ो, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दूध ले ही नहीं सकते, तो कैल्शियम कैसे पूरा होता है? When I was covering the topic, I told that thing specifically because every time people ask this question. Again, go to the app, put calcium, and you will get more than 100 sources of calcium which are not related to milk. ओके तो मैम जैसे कहते हैं डाइजेशन के लिए बटर मिल्क आफ्टर फूड, आफ्टर मील लेना अच्छा होता है, तो अगर उनको यूरिक एसिड तो फिर कैसे इस चीज को ले सकते हैं? The first thing, we are going to talk about uric acid management, but buttermilk ना ले, कुछ और ले लेंगे डाइजेशन के लिए। अगेन किन चीजों से डाइजेशन इंप्रूव होता है? गट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स है। अगर आप थोड़ी सी जैगरी और सौंफ लेते हैं, दैट आल्सो इंप्रूव्स डाइजेशन आफ्टर मील्स। So there are many things. Again, the topics are two that you're talking about: digestion and uric acid. Digestion is related to gut, uric acid is related to kidney, which we will be covering in the future. Okay, thank you ma'am. Okay, so we need to have some patience. Just जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम को लेके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, बट जब तक हम वो टॉपिक कवर ही नहीं करेंगे तब तक मैं उस टॉपिक के आंसर्स नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज दैट मेक्स नो पॉइंट। हमने वो टॉपिक डिस्कस ही नहीं किया, मैं कैसे आंसर दे दूं? समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज हमें उसके पीछे के थोड़े से रीजंस ही नहीं पता है। ओके, सो वेट फॉर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द क्लास. We end our class here for today, and I will see you in the next class. Okay, thank you so much. Have a lovely evening. Take care, and we can now leave the meeting.